बीएससी पार्ट सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर चल रहा था, लास्ट लेक्चर, उसमें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो 7 नंबर की वो आती है 8A नाइट्रिक एक्टिव। उत्प्रेरकीय सक्रियता। जो उत्प्रेरकीय सक्रियता है, जो डी ग्रुप के एलिमेंट है उनमें प्रेजेंट होती है उत्प्रेरक सक्रियता। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनकी प्रॉपर्टी है उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है। तो आपको पता है कि जो संक्रमण श्रेणी के तत्व है, ये यूं कर सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी के तत्व या धात्विक तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे ऑक्सीकरण हो गई, अपचयन हो गई, रिडक्शन हो गया, ये सारी प्रोसेस के अंदर कौन यूज आते हैं? मेटल यूज आते हैं, संक्रमण धातु यूज आती है। और संक्रमण धातु में क्या विशेषता होती है कि वो उत्प्रेरक के रूप में यूज में लिए जाते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि संक्रमण धातु परमाणु या आयन, उनमें डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और रिक्त या वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण यह उत्प्रेरक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसीलिए संक्रमण धातु एवं संक्रमण धातु यौगिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि संक्रमण धातु परमाणु या आयन, संक्रमण धातु परमाणु या आयन या आयनों में रिक्त डी कक्षक तथा डी कक्षक में या डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह उत्प्रेरकीय गुण दर्शाती है। संक्रमण धातु में रिक्त डी कक्षक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए संक्रमण धातु में क्या प्रॉपर्टी शो करती है? उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती है। और ये यूं लिख सकते हैं कि नोट लगाइए, संक्रमण धातुओं में N-1D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात यह अभिकर्मक के साथ या रिएजेंट के साथ अभिकृत होकर रिएजेंट के साथ अभिकृत होकर मध्यवर्ती बनाते हैं, जो आगे उत्पाद में बदल जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? N-D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात ये अभिकर्मक के साथ अभिकृत होकर मध्यवर्ती बनाते हैं जो आगे उत्पाद में बदल जाते हैं।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्राय रिएक्शन की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरकों का मेन फंक्शन क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब चल रही होती है उस समय आपको पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। यदि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्यादा है तो वो रिएक्शन आसानी से या यूं कर सकते हैं कि लंबे समय तक प्रोडक्ट नहीं देती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी घटने के साथ साथ में वो आसानी से प्रोडक्ट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और कैटलिस्ट जो होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को या सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसीलिए घटाने के साथ साथ में रिएक्टेंट आसानी से मध्यवर्ती में जाएगा और मध्यवर्ती के बाद में किससे बदल जाता है, वो उत्पाद में बदल जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, संक्रमण श्रेणी के एलिमेंटों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कैटलिस्ट की, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सुचारू रूप से और कम समय में उत्पाद में बदलने के लिए आपको पता है उत्प्रेरक होते क्या है। उत्प्रेरक वो होते हैं जो बिना इफेक्टिव हुए, बिना प्रभाव के किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, इनहिबिटर है ना, और कुछ ऐसे होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक बिना परिवर्तन हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरकों पर रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होने के साथ साथ उत्प्रेरकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या यूं कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सुचारू रूप से चला रहे हैं या कंप्लीट करवा रहे हैं उस समय उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, इसमें देखा जाए तो जो ये अभिक्रिया प्रगति पथ, प्रोग्रेसिव रेट, प्रोग्रेसिव और इधर एनर्जी है, ये यहां से रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट। यहां से इसको यहां जाने के लिए एक स्टेट से गुजरना पड़ता है और वो स्टेट कहलाती है मध्यवर्ती। क्या कहलाती है, मध्यवर्ती। यहाँ पर एक मध्यवर्ती है, इसके बाद में किसमें जाता है, यहां से यहां तक जाने के लिए इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E। अब मैं ये तो है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यहाँ पर कोई भी उत्प्रेरक यूज में नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर केवल और केवल रिएक्शन चल रही है। यहाँ से यहाँ तक जो ये रिएक्शन है इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ही, तो इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी डैश दे देता हूँ। और ये जो रिएक्शन चल रही है यहाँ से शुरू होकर ये प्रोडक्ट तक, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में चल रही है। तो आपको एक बार समझ में आई होगी इस डायग्राम से, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से, एक्टिवेशन एनर्जी डैश और एक्टिवेशन एनर्जी ये ज्यादा है और ये कम। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट है वो क्या बढ़ जाएगी, यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाएगी तो जल्दी प्रोडक्ट प्राप्त होगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ मध्यवर्ती बनेगा, यहाँ पर भी मिलता है और वो किसमें जाता है, प्रोडक्ट के। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो गया, घट गया, और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और E क्या है, ज्यादा है किससे,
ये लेस, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, क्या है ये, सक्रिय ऊर्जा। तो उत्प्रेरक का काम क्या हो गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को में उपस्थित एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने के साथ साथ में रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और रासायनिक से क्या प्राप्त हो जाता है, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। अब कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें संकरण श्रेणी के एलिमेंट या मेटल एटम यूज में आते हैं, मेटल आयन यूज में आते हैं। पहली भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे मान लो कि फेंटोन रिएजेंट है, उसकी उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल, यदि प्राथमिक एल्कोहल का फेंटोन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। जैसे जैसे मान लो कि प्राइमरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं पेंटोन रिडोन, जो कि FeSO4 प्लस H2O2 का मिश्रण है, पेंटोन रिएजेंट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन, और किसमें आता है आयरन, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, ये बनता है एल्डिहाइड। सेकेंड, यदि जैसे मान लो कि कोई भी एल्डिहाइड है, उसका ऑक्सीडेशन मैग्नीज एसीटेट के साथ में कर दिया जाए, तो मैग्नीज एसीटेट के साथ में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड। तो सेकेंड इसका एग्जांपल हो जाएगा, यदि मैग्नीज एसीटेट या मैग्नीज एसीटेट का की उपस्थिति में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे रिएक्शन की बात करें, CH3 CHO प्लस O2, इसमें भी क्या है, मैग्नीज क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। ये कह सकते कि मेटल है, तो ये है Mn प्लस प्लस, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये एसीटेट है। इस तरीके से इसकी उपस्थिति में इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यूं कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड प्राप्त होती है, एसिटिक एसिड प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन यदि इसकी उपस्थिति में मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा दी जाए तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीसरी जो रिएक्शन है उसके अंदर चिर परिचित रिएक्शन है, जो आप लोग सब जानते भी हैं, अमोनिया की हेबर प्रक्रम। अमोनिया को जो प्रयोगशाला में बनाते हैं तो आयरन मोलिब्डेनम लेते हैं, एक तो आयरन लेते हैं और एक ये लेते हैं मोलिब्डेनम। तो जिसको बोला जाता है अमोनिया, अमोनिया की हेबर प्रक्रम या अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, उस प्रक्रम को बोला जाता है हेबर प्रोसेस। तो ये बनता है अमोनिया, ये अमोनिया है, अमोनिया। तो ये अमोनिया की हेबर प्रोसेसिंग है, थर्ड रिएक्शन का एग्जांपल। और फोर्थ रिएक्शन का एग्जांपल वो भी आप लोग सब जानते हैं कि यदि निकिल
की उपस्थिति में एल्कीनों पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उस समय एल्कीन किस में बदल जाती है, एल्केन में बदल जाती है। जैसे मान लो ये है डबल बॉन्ड C, इस तरीके से इस पर हाइड्रोजनेशन होता है और किसकी उपस्थिति में होता है, निकेल या रानी निकेल, रानी निकेल की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन। और ये क्या है, क्या है ये, एल्केन। इसमें भी क्या कौन यूज में आ रहा है, ये भी कौन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट, या यूं कर सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी के तत्व। और एक जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट होता है जो नॉर्मल एल्कीनों को किसमें कन्वर्ट करता है, पॉलीथीन के अंदर कन्वर्ट करता है, जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, TiCl4 और एल्यूमिनियम ब्यूटिल सब्स्टिट्यूटेड। तो जैसे TiCl4 और Al, ये जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट, जिगलर-नाटा उत्प्रेरक। ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्मल CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, एल्कीन H2 किसमें बदला जाता है, पॉलीथीन, पॉलीथीन या पॉलीमर, बहुलक है ये। तो इसमें भी क्या है, जो टाइटेनियम ये क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये भी किसके रूप में यूज में आ रहा है, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में। आगे जैसे मान लो कि आपने सुना होगा कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है V2O5, V2O5 आपके यूज में आता है कि सल्फर डाइऑक्साइड तो किसमें बदलने के लिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड लेते हैं टू SO3 के अंदर। तो ये है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में बदलने के लिए कौन से कैटेलिस्ट के यूज में लेते हैं, वेनेडियम, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के यूज में लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें कैटेलिस्ट यूज में आता है, जैसे कॉपर और जो वेनेडियम है वो साइक्लोहेक्सेनोल और साइक्लोहेक्सेनोल, इससे आपको देता है वो एडीपिक एसिड। और आपको पता है कि एडीपिक एसिड का क्या यूज होता है, नायलॉन 6 का संश्लेषण जब करते हैं, सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6 उस समय एडीपिक एसिड यूज में आती है। ये साइक्लोहेक्से, ऐसे लिख लो, कॉपर और वेनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइक्लोहेक्सेनोल, ये साइक्लोहेक्सेनोल, ये एल्कोनोल प्लस हेक्सेनोल, ये कीटोन किसकी उपस्थिति में होगी, कॉपर और वेनेडियम। क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको पता है क्या प्राप्त होने वाला है, एडीपिक एसिड। एडीपिक अम्ल जो यूज में आती है सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6 नायलॉन 6 के संश्लेषण के अंदर क्या होती है, यूज में आती है। और
एक कार्बन मोनोऑक्साइड का यदि H2O2 की उपस्थिति में कॉपर और जिंक के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए तो भी आपको क्या प्राप्त हो जाता है, मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो एक और रिएक्शन है, जैसे मान लो कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, तो इससे क्या प्राप्त होगा, मेथेनॉल। कॉपर और जिंक की उपस्थिति में ये ऑक्सीडाइजेशन कैटलिस्ट है, ऑक्सीकरण होता है और क्या प्राप्त होता है, मेथेनॉल। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट को करते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या गुण प्रेजेंट रहता है, उत्प्रेरकीय गुण उपस्थित रहता है। और भी बहुत सारी इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, ये मुख्य हैं। और आगे जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसके अंदर जैसे समांगी उत्प्रेरक क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक क्या है, विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।